अध्याय 89। परिणाम जो स्वर्ग की इच्छा को अस्वीकार करता है। 62। मेरे स्वर्ग। हर किसी की जलती हुई गर्म निगाहों के नीचे नामों की एक पंक्ति के बीच में डाले गए लिन मिंग के ये दो सरल पात्र पूरी तरह से चमकदार थे। 62। अपने दूसरे मूल्यांकन में वह शीर्ष 72 रैंकिंग में पहुंच गए थे। हेवनली एबोर्ड में कुल मिलाकर 72 लोग थे। इसका मतलब ये था कि लिन मिंग की ताकत पहले से ही स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। 15 साल का 1 महीने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश, शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण की खेती, और उसके पास स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने की योग्यता थी। पिछले 100 वर्षों में 3 मार्शल कलाकार सामने आए थे जिन्होंने मूल्यांकन के दूसरे दौर के दौरान शीर्ष 100 में प्रवेश किया था। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जाए जो अपने दूसरे मूल्यांकन के दौरान स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकता है, तो उस जैसा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उपस्थित सभी शिष्य और राजकुमारों द्वारा भेजे गए स्काउट्स रैंकिंग स्टोन को बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहे। मुरोगजी ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। स्काउट्स इतने हैरान थे कि वे अपने ध्वनि संचारक तावीजों के माध्यम से परिणामों की तुरंत रिपोर्ट करना भूल गए थे। इसने स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन किया। यह बिल्कुल राक्षसी प्रतिभा थी जिसने लिंगसेन, ताको और झांग गुआन्यू को भी पीछे छोड़ दिया। नहीं, यह असंभव है। वह केवल समय की 4 अगरबत्तियों को पार करने में कामयाब रहा। उसे केवल पहली 100 रैंकिंग से आगे बढ़ना चाहिए था। उसकी रैंकिंग संभवतः इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? हेवनली एबोर्ड मार्शल कलाकारों ने कहा। उनकी रैंकिंग 70 और उससे ऊपर थी। लिन मिंग के उनके बीच में आने का मतलब था कि संभावना थी कि उनमें से एक को स्वर्गीय निवास से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या 10,000 किलिंग एरे के रैंकिंग स्टोन में कोई गलती थी? यह कैसे संभव हो सकता है? यह एक जियाटियन मास्टर द्वारा उकेरी गई एक भ्रामक जादुई सरणी थी। यहां तक कि एक जियाटियन मास्टर भी गलती कर सकता है। कुछ लोग आश्वस्त नहीं थे। कोई भी स्वर्गीय निवास से बाहर निकलना नहीं चाहता था। चुप रहो, रैंकिंग स्टोन में कोई त्रुटि होना असंभव है। लिन मिंग समय की केवल 4 अगरबत्तियों के साथ शीर्ष 72 में अपनी जगह बना सका। इसका कारण यह है कि जिस गति से उसने 10,000 किलिंग एरे में अपने दुश्मनों को मारा, वह उसके स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत तेज है। 10,000 किलिंग एरे के लिए जिम्मेदार डीकन ने बात की। यह व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का स्नातक था और पहले ही पल्स कंडेंसेशन पीरियड को पार कर चुका था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में वह न केवल एक उपयाजक थे, बल्कि एक प्रशिक्षक भी थे। अपने स्तर पर मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक तेज। डीकन का फैसला सुनकर ऐसा लगा मानो आसपास की सारी हवा सोख ली गई हो। 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में शत्रु इस हद तक अभिभूत हो गए कि उनका आकाश नष्ट हो गया। शत्रुओं की एक के बाद एक लहरें आएंगी। प्रत्येक लहर पिछली से अधिक विकराल होगी। मूल्यांकन के कारण कोई व्यक्ति अपनी सांस नहीं ले पाएगा। हर कोई अपने वास्तविक सार को पुनर्स्थापित करने का अवसर खोजने के लिए धीमा करने का प्रयास करेगा। इसलिए 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में दुश्मनों को मार देगा और इसलिए उनकी रैंकिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कितना समय लगा। यदि लिन मिंग इतनी तेजी से वध करता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपनी ताकत तेजी से खर्च कर लेता और तेजी से मर जाता। यह बहुत ही असामान्य था। मुरोगजी अभी भी अपना मुंह ढक रही थी और उसके पास शब्द नहीं थे। एक क्षण के बाद ही वह बाई जिन्यू की ओर मुड़ी और बोली, बड़ी बहन जिन्यू, आप सही थीं। ये लिन मिंग बस एक खेत का जानवर है। मुझे नहीं पता कि उसे बड़ा होने पर किस तरह का खाना खिलाया गया था। वह इस रैंकिंग के महत्व पर बहुत स्पष्ट थीं। शीर्ष 62 रैंकिंग के अलावा लगभग 1 दर्जन छात्र ऐसे थे जो वर्ष के अंत में स्नातक होने वाले थे। भले ही लिन मिंग उसी रैंकिंग पर बने रहें, वह साल के अंत में शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकते हैं।
वह शीर्ष 50 रैंकिंग को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन लिन मिंग उसी रैंकिंग पर कैसे रह सकते थे? वह वर्ष के अंत तक शीर्ष 30 में भी प्रवेश कर सकता है और उसका अपना प्रतिस्पर्धी बन सकता है। बाई जिंगयू ने खर्राटे लिए और फिर मुस्कुराई। छोटी लड़की, अपने शिष्टाचार पर ध्यान दो। आप सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उससे ईर्ष्या क्यों करूंगा? मुझे बस चीजों को थोड़ा और गंभीरता से लेना होगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या मैं उससे आगे निकल जाता हूं। मुरोगजी ने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाईं। अब से पहले वह हर समय बस खेलना चाहती थी। इससे पहले प्रवेश परीक्षा के दौरान ड्रीम ट्रायल में मुरोगजी का परिणाम बिल्कुल गड़बड़ था। एक के बाद एक जोखिम उठाते हुए ही वह हर बाधा को पार कर पाई। धत तेरी की, जल्दी करें और इसकी सूचना महामहिम क्राउन प्रिंस को शीघ्रता से दें। धिक्कार है मुझ पर, इस नतीजे ने मुझे सचमुच एक अंधे कुत्ते में बदल दिया है। क्राउन प्रिंस की कमान के तहत प्रमुख जासूस एक विस्फोटित चेस्टनट की तरह अपने समूह पर टूट पड़ा। हाँ, हम तुरंत रिपोर्ट भेजेंगे। एक छोटे लड़के ने, जिसके सिर पर चोट लगी थी, फुसफुसाकर सूचना दी और फिर अपने हाथों में ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज जला लिया। इस बीच 10वें राजकुमार के अनुयायियों ने अपने ध्वनि संचारक ताबीज को भी जला दिया। जो व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा था उसने बांस के बगीचे में क्राउन प्रिंस के 4 आदमियों को देखा। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान घूम रही थी। क्या बेवकूफ लोग हैं! वे अभी भी संघर्ष करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। समय हमारे पक्ष में है। महामहिम अवश्य ही जीतेंगे। क्राउन प्रिंस किस प्रकार का कचरा बाहर निकाल सकते हैं? इस लिन मिंग के लिए महामहिम ने पहले से ही विशेष रूप से मानव चरण शास्त्रों का एक सेट और एक उच्च गुणवत्ता वाला खजाना तैयार किया है। इस समय क्राउन प्रिंस यांगलिन पूर्वी महल में थे। वह अपने गुरु मिस्टर मुई के साथ शतरंज खेल रहा था। महामहिम क्या सोच रहे थे? शतरंज की वह चाल गलत थी। मुई मुस्कुराया जब उसने एक टुकड़ा हटाया और दूसरा ले लिया। यांगलिन के बोर्ड का निचला बायां भाग पहले ही एक खोया हुआ कारण बन गया था। यांगलिन ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। शिक्षक, मैं आपके विरुद्ध खेलकर कभी नहीं जीता हूं। चाहे मैं जल्दी हारूं या देर से हारूं, अंतर बड़ा नहीं है। भले ही आप कहें कि आपकी ताकत कमतर है, आप अपनी रीढ़ या लड़ने की भावना नहीं खो सकते। शतरंज एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। भले ही आपकी तकनीक घटिया हो, युद्ध के मैदान में मरने वाला व्यक्ति पहले की तरह ही नायक बना रहता है। लेकिन अगर वह आत्मसमर्पण करता है और पकड़ लिया जाता है और फिर मार दिया जाता है, तो ये शर्म की बात है। शिक्षक का पाठ बुद्धिमान है। मुई के लिए यांगलिन के पास क्राउन प्रिंस के रूप में कोई श्रेष्ठता नहीं थी। स्काई फॉर्चून किंगडम में एक मध्य हॉटियन स्टेज मास्टर वह व्यक्ति था जिसे सम्राट को भी सम्मान के 3 अंक देने पड़ते थे, और भी अधिक क्योंकि वर्तमान सरकार और अदालत अशांत थी। मुई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिस पर यांगलिन भरोसा करता था। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? मुई ने बोर्ड पर मोहरा डालते हुए पूछा। यांगलिन ने कहा, मैंने आज अपने पिता सम्राट से मुलाकात की। उनका शरीर पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा है। मम्मर, मुई ने चुपचाप सोचा। वह जानता था कि अगर यांगलिन किसी चीज को लेकर चिंतित था, तो वह पुराने सम्राट की बिगड़ती स्थिति के कारण सिंहासन परिवर्तन था। उसके पास बहुत अधिक सेना नहीं थी और अब उसे अन्य राजकुमारों की ताकत पर विचार करना था। 10वां राजकुमार, क्लाउड प्रिंस, महत्वाकांक्षी था। वह शायद सिर्फ एक राजकुमार बने रहने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर अदालत में प्रभाव, उनके समर्थकों और यहां तक कि व्यक्तिगत ताकत की तुलना की जाए तो यांगलिन क्लाउड प्रिंस से बहुत दूर थे। एक बार संघर्ष शुरू हो गया तो वह विजेता के रूप में सामने नहीं आएगा। राजगद्दी के संघर्षों में एक बार जब कोई हार जाता तो उसके भाग्य की कल्पना की जा सकती थी। यांगलिन पहले से ही क्राउन प्रिंस थे। भले ही वह संघर्ष नहीं करना चाहता था,
फिर भी उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए इन दिनों यांग लिन का दिल भारी हो गया है और उसने अपना हाथ दिखाने की हिम्मत नहीं की है। मुई ने कहा, महाराज, मैंने अभी कहा था कि शतरंज एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। आप अपनी रीढ़ या अपनी लड़ाई की भावना को नहीं खो सकते। महाराज, यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आपके अधीनस्थ भी चिंतित रहेंगे। आपके इन अधीनस्थों ने पहले से ही आपके महामहिम का अनुसरण करने का संकल्प कर लिया है और अपने जीवन और अपने परिवारों के जीवन को सौंप दिया है। यदि महामहिम हार जाते हैं तो क्लाउड प्रिंस निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएंगे और सरकार को पूरी तरह से साफ कर देंगे जब वह समय आएगा। मुई ने यह नहीं कहा, लेकिन सिंहासन के सभी प्राचीन परिवर्तनों में वे अक्सर नरसंहार और खून और मौत की मोटी गंध के साथ होते थे। उस समय स्नेह और मित्रता जैसी बातें सब एक मजाक के सिवा कुछ नहीं होती। अध्याय 90, मेघ राजकुमार। मुई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। निष्पक्ष होने के लिए यांग लिन बहुत दयालु थी। उनका स्वभाव राज्य का मुखिया बनने के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि प्राचीन काल की आकर्षक कहानियों में कई परोपकारी सम्राटों के बारे में बताया गया था जिन्होंने अपने देशों पर शासन किया था, लेकिन परोपकार उनके चरित्र का केवल एक पहलू था। उदाहरण के लिए, वे अधिकारियों को एक पक्ष, आम लोगों को एक पक्ष और अपने दुश्मनों को एक पक्ष दिखाते थे। जब हत्या की बात आती तो वे न तो नर्म होते और न ही पीछे हटते। जो लोग अत्यधिक मिलनसार और निष्क्रिय थे वे शासक बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे। यांग लिन ने कहा, मौजूदा 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस रैंकिंग युद्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्रतिभाएं मूल्यांकन में भाग ले रही हैं। मैंने ज़िशान और अन्य लोगों को भेजा क्योंकि मैं उसे जीतना चाहता था, लेकिन मैं कोई आशा नहीं रख रहा हूं। मेरा 10वां छोटा भाई कई वर्षों से सभी दिशाओं में युद्ध के मैदान में है। उसने कई पड़ोसी देशों के कुलीनों को अपने कब्जे में ले लिया है और भारी मात्रा में धन, आभूषण, सुंदर महिलाएं और खेती पद्धति की पुस्तिकाएं हासिल कर ली हैं। विशेष रूप से दुर्लभ खेती पुस्तिकाएं, ये विशेष रूप से मार्शल कलाकारों को लुभाती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 10वें छोटे भाई की तुलना में कुछ भी पेश कर सकता हूं। जब दुनिया में शांति थी तो हर कोई फायदे के लिए एक के पास आता था, लेकिन जब दुनिया में अशांति थी तो फायदे के लिए किसी को दूसरों के पास जाना पड़ता था। यदि कोई शासक प्रतिभाओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे तदनुरूप पुरस्कार देने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक राजकुमार की संपत्ति भी उनकी ताकत का एक महत्वपूर्ण मानक थी। अन्यथा यदि आप कुछ भी मूल्यवान नहीं दे सकते तो कोई उनके लिए क्यों मरेगा? ओह, प्रतिभा कौन? मुई का हृदय द्रवित हो गया। उसे पहले से ही हल्का सा अनुमान था। लिन मिंग, 15 साल की। इस बार वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है। लिन मिंग, मुई मुस्कुराई। महामहिम कृपया निश्चिंत रहें। लिन मिंग को 10वें राजकुमार द्वारा नहीं जीता जाएगा। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं? छोटे भाई लिन और मैं पीढ़ियों के बीच दोस्त हैं। इसके अलावा उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी रहस्यमयी है। उसके पीछे एक दुर्जेय गुरु है। वह केवल कुछ व्यायाम और अनुभवों के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस गए थे। भले ही क्लाउड प्रिंस ने कोई अच्छी खेती विधि पेश की हो, लेकिन यह लिन मिंग की आंखों में भी नहीं देखा जा सकता है। और यह भी, क्या महामहिम को 1 महीने पहले की बात याद है जब मैंने महामहिम से एक मित्र को बचाने में मदद करने के लिए कहा था? यह पतझड़ की शुरुआत में था और उसी दिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा भी थी। उसे फंसाया गया और लगभग जेल में डाल दिया गया। क्या, शिक्षक, क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि यह लिन मिंग था? यांग लिन त्वरित सोच वाला था। वह तुरंत समझ गया कि मुई क्या कहना चाहता था। हाँ, वह लिन मिंग था। हालांकि छोटे भाई लिन से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि वह बहुत नेक और अच्छा इंसान है।
हालांकि उस समय महामहिम क्राउन प्रिंस की मदद ज्यादा नहीं थी। लिन मिंग को इस दयालुता को याद रखना चाहिए। हालांकि महामहिम शायद उसे जीत न सके, लेकिन वह क्लाउड प्रिंस का अधीनस्थ भी नहीं बनेगा और महामहिम का विरोध नहीं करेगा। ये सचमुच एक सुखद आश्चर्य है। क्राउन प्रिंस प्रसन्न भाव से खिल उठे। हालांकि सम्राट का शरीर हर साल खराब होता जा रहा था, लेकिन कीमती दवाओं की देखभाल और चिकित्सकों की मार्शल आर्ट कंडीशनिंग के तहत 5 या 6 साल या यहां तक कि 7 से 8 साल अधिक जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी। किसी प्रतिभा के विकसित होने के लिए इतना लंबा समय पहले से ही काफी था। हालांकि स्काई फॉर्चून किंगडम में काफी सारे पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार थे। उनमें से अधिकांश 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एकत्र हुए थे। अन्य लोगों को सरकार द्वारा उपाधियां प्रदान की गईं, और वे मूल रूप से सेना में थे। जिनका उपयोग राजकुमारों द्वारा किया जा सकता था वे कम होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग सिंहासन परिवर्तन के अशांत पानी में उतरना चाहते थे। एक बार जब उन्होंने गलती कर दी और गलत घोड़े पर दांव लगा दिया, तो वे मुक्ति से परे होंगे। यांग लिन की ओर से मुई की गणना न करते हुए केवल एक पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार था, जो पहले से ही 50 वर्ष से अधिक का था। लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस को देखते हुए वहां लिंग सेन था, जिसकी साधना पहले से ही शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के चरम पर थी, और जिसकी असली युद्ध शक्ति पल्स कंडेंसेशन अवधि के करीब पहुंच गई थी। उसे कुछ साल दीजिए और वह भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। ये लिन मिंग अगला लिंग सेन बन सकता है। लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक प्रतिष्ठित दुर्लभ प्रतिभा थी जो हर कुछ दर्जन वर्षों में दिखाई देती थी। यदि वह किसी पक्ष में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो उसे मिलने वाली शक्ति और प्रभाव एक कदम बढ़ जाएगा। इसलिए लिन मिंग के लिए यह प्रतियोगिता, हालांकि छोटी लग रही थी, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय यांग लिन के सामने एक लाल लौ जल उठी। शुद्ध सोना, एक अत्यावश्यक ध्वनि संचारित तावीज। महामहिम, लिन मिंग का परिणाम आ गया है। उनकी रैंकिंग 62 है। क्या? यांग लिन मौके पर खड़ी हो गईं। 62। क्राउन प्रिंस के रूप में वह जानते थे कि दूसरे मूल्यांकन में 62 की रैंकिंग हासिल करने का क्या मतलब है। यहां तक कि लिंग सेन भी इससे हीन था। लिंग सेन पहले से ही एक असामान्य अस्तित्व था। शारीरिक परिवर्तन के चरम चौथे चरण की अपनी साधना के साथ वो पल्स कंडेंसेशन अवधि की ताकत तक पहुंचने में सक्षम था, और यह लिन मिंग और भी अधिक असामान्य था। उसने तुरंत एक और ध्वनि प्रसारित करने वाला ताबीज भेजा। हालांकि वह जानता था कि ज़िशान और अन्य लोगों के लिए इतनी बड़ी गलती करना असंभव था। उसे इस मामले की पुष्टि करनी थी। कैसा है? ध्वनि संचारित करने वाला तावीज ध्वनि को सीधे प्राप्तकर्ता के दिमाग तक भेजता है। मुई ने कुछ भी नहीं सुना था। यांग लिन ने गहरी सांस ली और कहा, शिक्षक, इस लिन मिंग का परिणाम 62वीं रैंक था। क्या? 62? मुई एक पल के लिए थोड़ा परेशान हुई लेकिन तुरंत शांत हो गई। निःसंदेह, चूंकि लिन मिंग इतने महान गुरु द्वारा चुना गया शिष्य था, तो वह तालाब में एक छोटी मछली कैसे हो सकता है? लिंग सेन, ताको और उनके जैसे अन्य लोगों को स्काई फॉर्चून किंगडम में प्रतिभा माना जा सकता है, लेकिन अगर उच्चतम गुरुओं द्वारा सिखाए गए बड़े संप्रदायों के शिष्यों की तुलना की जाए, तो वे बहुत बदतर थे। भले ही लिन मिंग अपने पहले मूल्यांकन में 62वीं रैंक तक पहुंचने में सक्षम हो, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुई का मानना था कि चूंकि लिन मिंग के पीछे एक असाधारण गुरु था, तो उसके पास आश्चर्यजनक रूप से अच्छी क्षमता होनी चाहिए। भले ही लिन मिंग कुछ और महीनों में लिंग सेन को हरा दे, मुई अधिक से अधिक एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो जाएगी, और फिर यह भी मान लेगी कि यह सामान्य था। जबकि यांग लिन को ध्वनि संचारित तावीज प्राप्त हुआ, 10वें राजकुमार को भी एक प्राप्त हुआ। 10वें राजकुमार को लिन मिंग की ताकत की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके अधीन क्राउन प्रिंस की तुलना में कई अधिक स्वामी थे। उसे लिन मिंग के प्रभाव की परवाह थी।
लिन मिंग स्काई फॉर्चून कैपिटल सिटी में तूफान की आंख थे और मार्शल आर्टिस्ट शक्ल में एक उभरता हुआ सितारा थे। उनकी प्रतिभा इस हद तक थी कि यह केवल 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में हर कुछ दर्जन वर्षों में ही पाई जा सकती थी। अगर ऐसा कोई किरदार उनके साथ जुड़ जाए तो निस्संदेह उनके मातहतों का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। ऐसे और भी लोग थे जो उसके साथ जुड़ने के बारे में सोचने से पहले स्थिति को देखने का इंतजार कर रहे थे। यदि लिन मिंग शामिल होते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आसान होगा। लेकिन अब ध्वनि संचारित ताबीज से खबर सुनने के बाद 10वें राजकुमार का रंग तुरंत बदल गया। केवल 1 महीने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना और यह केवल उसका दूसरा मूल्यांकन था और केवल शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में ही साधना करना था। फिर भी वह रैंकिंग स्टोन पर 62वें स्थान तक पहुंचने में सक्षम था। इस रैंकिंग ने लिंग सेन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के पास 100 वर्षों में इस तरह का रिकॉर्ड कभी नहीं था। शारीरिक परिवर्तन के केवल तीसरे चरण के शिखर के साथ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास में आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा माना जा सकता है यदि वे रैंक 70 के आसपास पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन लिन मिंग वास्तव में रैंक 62 तक पहुंच गए थे और उसकी खेती पूरी आधी सीढ़ी नीचे थी। यह बस एक राक्षसी प्रतिभा थी। यह संभव था कि लिन मिंग एक ऐसा गुरु बन जाए जो लिंग सेन से कहीं आगे निकल जाए। अन्य मार्शल कलाकारों को अपनी ओर खींचने में उनके महत्वपूर्ण प्रभाव की परवाह किए बिना उनकी युद्ध कौशल 10वें राजकुमार को झटका देने के लिए पर्याप्त थी। मत भूलिए, लिन मिंग केवल 15 वर्ष का था और उसकी साधना शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक तीसरे चरण में थी। सुधार की अपार गुंजाइश थी। हाँ, स्वर्ग मेरी मदद करता है। जैसे ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के 100 वर्षों में नहीं देखी गई ये दुर्लभ प्रतिभा मेरे साथ जुड़ती है तो स्काई फॉर्चून सिटी के मार्शल कलाकार इसे सुनेंगे और मेरे साथ शामिल होने के लिए अपने जूते हिलाते हुए आएंगे। महाराज, कोई आदेश। तुरंत 50,000 सोने के सिक्के, बेहतरीन गहनों के 2 बक्से, 16 साल से कम उम्र की 1 दर्जन बेहतरीन कुंवारी सुंदरियां, 100 नौकर तैयार करें और उन्हें चुनियान माउंटेन विला में प्रतीक्षा करने दें। इसके अलावा 500 एकड़ उपजाऊ खेत और चुनियान माउंटेन विला का स्वामित्व विलेख तैयार करें। उस आदमी ने यह सुना और चुपके से डर गया। ऐसे पुरस्कार, क्या वह सचमुच था? यह किसके लिए था? एक विला, 50,000 सोने की तीलियां और बेहतरीन गहनों के 2 बक्से एक जनरल का दिल जीतने के लिए काफी थे। 10वें राजकुमार को यकीन था कि उसके पास ये है। वास्तव में उन्हें एक द्वितीयक पुरस्कार भी मिला जिसने उन्हें सबसे अधिक आत्मविश्वास दिया। ये दुर्लभ मानव चरण पुस्तिकाओं का एक सेट था जिसे उसने एक कुलीन परिवार से लूटा था। इससे उन्होंने कई मार्शल आर्टिस्टों का दिल जीत लिया था। यांगलिन, तुम मुझसे हार जाओगे। आप जो डाल सकते हैं वह मैं जितना डाल सकता हूं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम पर मेरा पूरा दबाव होगा तो तुम कैसे संघर्ष करोगे। मुझे उस बूढ़े धूमिल को मरने की जरूरत नहीं है। मैं पहली चाल चलूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। अध्याय 91, स्पीयर पॉइंट पर चुनौती दी गई। 10,000 के लहरे एशलो स्क्वायर पर जू यान ने लिन मिंग की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक शब्द भी कहे बिना उसका रंग सामान्य हो गया था, लेकिन उन संकीर्ण आंखों की चमक में बर्फीली ठंडक थी। लिन मिंग और जू यान ने एक दूसरे को बाहरी उदासीनता से देखा। उनका संघर्ष देर सबेर युद्ध में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जू यान ने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लैन यून्यू चुपचाप तलवार बांस के बाग के एक कोने में खड़ी थी। रैंकिंग स्टोन पर उस समझ से बाहर संख्या को देखकर वह पूरी तरह असमंजस में थी। उसने जुयान और लिन मिंग के बीच टकराव को देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गई। बात यहां तक कैसे पहुंची? दर्शकों में से कई लोग अभी भी परिणाम से स्तब्ध थे। अब तक 10,000 किलिंग एरे के लिए जिम्मेदार डीकन ने अपना मुंह खोला और अचानक कहा, लिन मिंग,
10,000 किलिंग एरे में 62वें रैंक पर पहुंचने के लिए बधाई। मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार जैसे ही आप शिष्यों के बीच शीर्ष 80 रैंकिंग में प्रवेश करते हैं, आपने स्वर्गीय निवास के किसी भी शिष्य को चुनौती देने की योग्यता अर्जित कर ली है। विजेता स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेगा और हारने वाला बाहर हो जाएगा और अर्थ हॉल में प्रवेश करेगा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास में ठीक 72 लोग थे। ये लोग अपनी युद्ध कौशल के कारण वहां थे, लेकिन उनकी ताकत को 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग में शामिल नहीं किया जा सकता था। हालांकि रैंकिंग स्टोन रैंकिंग में किसी व्यक्ति की बुनियादी ताकत का आकलन किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें विसंगतियां भी मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए, एक हत्यारे जैसी विशिष्ट विशिष्टताएं जो 10,000 किलिंग एरे की आगे बढ़ने वाली लड़ाई शैली में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करती हैं, लेकिन किसी इंसान को मारने के मामले में वे अक्सर किसी को हराने के लिए अपनी रैंकिंग को पार कर सकते हैं। इसलिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों ने निर्धारित किया कि एक बार जब कोई रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 80 रैंकिंग में प्रवेश करता है, तो उसे स्वर्गीय निवास के एक शिष्य को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त होती है। सामान्यतया इस चुनौती के लिए सबसे अधिक बार चुना जाने वाला व्यक्ति स्वर्गीय निवास में सबसे खराब रैंकिंग वाला व्यक्ति था। लिन मिंग रैंकिंग स्टोन को देखें। रैंकिंग स्टोन पर हेवनली एबोर्ड शिष्यों के नाम अर्थ हॉल की तुलना में थोड़े बड़े थे। ये देखना आसान था कि हेवनली एबोर्ड में सबसे खराब रैंक वाली बाई रोंगरोंग नाम की 17 वर्षीय लड़की थी। रैंक 75 थी। इस रैंकिंग युद्ध के दौरान बाई रोंगरोंग भी मौजूद थीं। जब उसने लिन मिंग को रैंकिंग स्टोन पर नजरें घुमाते हुए देखा तो वह बेहद दयनीय लग रही थी। वह जानती थी कि उसके पास उसका सामना करने का कोई मौका नहीं है। 4 अगरबत्तियों और समय की एक सांस में 62वीं रैंक तक पहुंचना, यहां तक कि अगर उनमें से 2 भी होते तो भी उसके पास कोई फैंसी सपने नहीं थे कि वह ऐसी राक्षसी दुष्ट प्रतिभा पर विजय पा सके। उसे कम से कम प्रतीकात्मक रूप से उससे लड़ना था। वह हार नहीं मान सकती थी और हार नहीं मान सकती थी। उसे उससे ईमानदारी और निष्पक्षता से लड़ना था। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि इस असामान्य व्यक्ति ने कुछ दया दिखाई होगी और वह बहुत निर्दयी नहीं होगा। बाई रोंगरोग अपनी स्थिति के प्रति स्वयं जागरूक थी। उसने पहले ही खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था। उपस्थित लोगों में से कई लोगों की नजर बाई रोंगरोग पर पड़ी। उन सभी को उम्मीद थी कि यह बाई रोंगरोंग हार जाएगी। एक लड़की दूसरों से सहानुभूति जीतने में सक्षम थी, विशेषकर बाई रोंगरोग से जो अपनी खेती में हमेशा मेहनती थी। यदि इस बार ऐसी विपत्ति का सामना करने वाला लड़का होता, तो संभावना ये होती कि अधिकांश लोगों में दूसरे के दुर्भाग्य पर आनंद लेने की भावना होती। क्या आपने निर्णय लिया है? डीकन ने पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, लिन मिंग ने उत्तर दिया। हालांकि हमारे पास एक सवाल है। क्या इस चुनौती के समय निर्धारण पर कोई प्रतिबंध है? समय स्वयं तय किया जाता है, लेकिन अधिमानतः 1 महीने के भीतर। यदि आपकी रैंकिंग शीर्ष 80 से बाहर हो जाती है, तो आप चुनौती देने की योग्यता भी खो देते हैं। मैं समझ गया। धन्यवाद डेकोन सीनियर अप्रेंटिस। आपने चुना है। मुझे इन मामलों के लिए जिम्मेदार स्वर्गीय निवास के बुजुर्ग को रिपोर्ट करने के लिए नाम की आवश्यकता है। मम्मर, मैंने चुना है। समय 1 माह का है। किसके लिए? लिन मिंग ने अपना सिर घुमाया। उसने अपना भाला उठाया और सीधे एक आदमी की ओर इशारा किया जो उसे संकुचित आंखों से घूर रहा था। मैं झू यान को चुनता हूं। झू यान। जिसने भी ये नाम सुना वो ठिठक गया, विशेषकर बाई रोंगरोंग, जिनके चेहरे पर अविश्वास की अविश्वसनीय अभिव्यक्ति भरी हुई थी। पूरा एशले चौक बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। इस लिन मिंग ने जिसे चुना वह था झू यान। कई लोगों ने पहले सोचा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन ये देखते हुए कि लिन मिंग का भाला किसकी ओर इशारा कर रहा था, यह स्पष्ट रूप से झू यान पर निर्देशित था। उत्तेजना। भाले की नोक पर किसी को चुनौती देना, यह केवल गुप्त उकसावे की कार्रवाई थी। 32वीं रैंक,
झू यान। ये लिन मिंग हर किसी को आश्चर्यचकित करना बंद नहीं करेगा। ये लिन मिंग, वह पागल हो गया है। मुरोग जेड के होंठ कांपने लगे। वह बुदबुदाई, नहीं, मैं पागल हूं। यदि यह लिन मिंग पागल है, और वह पागल चीजें करता है और पागल चमत्कार करता है, तो अगर वह पागल नहीं है, तो मैं पागल हूं। बाई जिंगयू भी आश्चर्यचकित थी। ये लिन मिंग साहसी थी। क्या साहस है! वह 1 महीने में झू यान से आगे निकलने के लिए तैयार था। 62 से 32 तक। ये जानना था कि रैंकिंग जितनी अधिक ऊपर जाएगी, उतनी ही अधिक कठिन होगी। 162 से 132 तक मुश्किल नहीं होगी, लेकिन 62 से 32 तक कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। 65 से 26 तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया। यह वृद्धि ऊंची लग रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह सीमित थी। क्योंकि इस वर्ष बाई जिंगयून के सामने रहने वाले 20 शिष्यों ने मार्शल हाउस से स्नातक किया था, तो बाई जिंगयू वास्तव में केवल 19 रैंक आगे बढ़ी थी। यह दिलचस्प हो गया है, ताको ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मैं आज व्यर्थ नहीं आया। ऐसा लगता है कि लिन मिंग को झू यान से दुश्मनी है, अन्यथा वह इतना ऊंचा लक्ष्य क्यों रखेगा? मम्मर, वास्तव में एक भयानक रिश्ता है। मुझे लगा कि झू यान का शरीर एक पल पहले जानलेवा इरादे से चमक रहा था, लेकिन वह तुरंत छिप गया था। लिन मिंग ने झू यान को भाले की नोक पर चुनौती दी। वह भी अपने आप में एक तरह का उकसावा था, लिंग सेन ने कहा। हालांकि वह क्षण जब झू यान जानलेवा इरादे से टूट पड़ा था, स्पष्ट नहीं था। लिंग सेन युद्ध के मैदान में बिताए कई वर्षों से इसे महसूस करने में सक्षम था। उसका अपना आशुरा मार्शल इरादा भी था, इसलिए वह विशेष रूप से जानलेवा इरादे के प्रति संवेदनशील था। झू यान एक क्रूर व्यक्ति है। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि कुलीन है, लेकिन वास्तव में वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना पूरा दिल लगन से खेती करने में लगा देते हैं। वह बहुत मजबूत होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के व्यक्ति में महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं होती है। भविष्य में वह संभवतः सरकार में शामिल होंगे। मैंने भी उस पर कई बातों का ध्यान रखा है। अब इस लिन मिंग ने झू यान को चुनौती दी। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं। ताको ने उत्तेजना में अपने होंठ चाटे। वह सेना का एक अधीनस्थ था और संभवतः भविष्य में वापस आएगा। उनके लिए इन संघर्षों में शामिल न होना ही बेहतर था। 1 महीने के बाद परिणाम क्या होगा, किसी को अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं हुई। यदि यह पहले होता, तो वे कहते कि लिन मिंग एक मूर्ख था जिसने जितना चबा सकता था उससे अधिक काट लिया था। लेकिन वर्तमान में, लिन मिंग ने चमत्कार के बाद चमत्कार किया था, और किसी ने भी उसके एक भी बाल को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। क्या लिन मिंग ने झू यान को चुनौती दी, और उसने भाले की नोक पर उसे चुनौती दी? क्या यह संभव है कि उसकी झू यान के साथ कोई दुश्मनी हो? ईस्टर्न पैलेस में क्राउन प्रिंस को अभी खबर मिली थी कि लिन मिंग ने झू यान को चुनौती दी थी। उसने उसका नाम पुकारा और भाले की नोक से उसका उल्लेख भी किया। ये सचमुच असामान्य है। इन 2 लोगों के बीच कुछ बातें होनी चाहिए, मुई ने भी कहा। अगर वास्तव में कोई शिकायत है, तो मेरी संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये झू यान मेरे 10वें भाई का चचेरा भाई है। झू यान पहले ही मेरे 10वें भाई के साथ जुड़ चुका है। वे गौरव भी साझा करते हैं और पराजय भी। मुझे नहीं पता कि लिन मिंग और झू यान के बीच किस तरह का रिश्ता है। ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में कुछ गलतियां हैं। लिन मिंग और लैन यून्यू के बीच के मामलों के बारे में लिन जियाओडोंग को छोड़कर कुछ अन्य लोग जानते थे। क्राउन प्रिंस ने जो खुफिया जानकारी एकत्र की वह मुख्य रूप से लिन मिंग की पृष्ठभूमि और माता पिता की स्थिति के बारे में थी। यह पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट नहीं थी। पेंग, क्लाउड प्रिंस के हाथ में चाय का कप कुचल गया था। उन्हें ध्वनि संचारित करने वाला तावीज उसी समय प्राप्त हुआ था जिस समय क्राउन प्रिंस को मिला था। एक चुनौती में झू यान का नाम लेना, भाले की नोक से उसका जिक्र करना,
यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं था। यदि उनके बीच कोई नफरत नहीं थी, तो लिन मिंग जू यान को खोजने के लिए इतने सारे लोगों के ऊपर से क्यों कूदेगी? ये जू यान, वह वास्तव में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। 10वें राजकुमार की दोनों भौहें कैंची की तरह ऊपर की ओर झुकी हुई और एक साथ मुड़ी हुई थीं। जू यान अपनी मां के पक्ष से थे। पत्नी या मां के परिवार के रिश्तेदारों के बारे में आम तौर पर कहें तो, चाहे वह कोई राजकुमार या सम्राट हो, वे मां के पक्ष से अधिकांश को बाहर कर देंगे। प्राचीन काल से पत्नी के परिवार या मां के परिवार के लिए सत्ता अपने हाथ में लेना बहुत आम बात रही है। उदाहरण के लिए, साम्राज्य या साम्राज्य दहेज लेने वाली महिला अपने परिवार को भारी जिम्मेदारियां सौंपेगी और उनकी शक्ति आसमान छूने लगेगी। लेकिन एक बार जब उनका प्रभाव बढ़ गया, तो अदालत को नियंत्रित करने के लिए षड्यंत्र और साजिशें भी होंगी। सत्ता पर कब्जा करने के लिए महिलाओं की ओर से विद्रोह और साजिशें होंगी। लेकिन क्लाउड प्रिंस के संघर्ष में यह एक महत्वपूर्ण चरण था। जो कुछ भी उसे बढ़ावा दे सकता था वह अच्छा था। जू यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और क्लाउड प्रिंस उसे अपने अधीनस्थ के रूप में काम करने देने को तैयार था। लेकिन वह जू यान को एक विश्वसनीय अनुयायी के रूप में नहीं लेना चाहता था। जू यान जैसा कोई व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। आदेश पारित करो। मैं चाहता हूं कि जू यान आज रात मुझसे मिलने आए। 10वां राजकुमार जू यान और लिन मिंग के बीच झगड़े के कारण के बारे में पूछताछ करना चाहता था, और देखना चाहता था कि क्या वह लिन मिंग को दुश्मन से दोस्त में बदल सकता है।